हेलो गाइस, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो गाइस, आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हेलो। अगर गाइस मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे, और वीडियो को लाइक करिएगा। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या होता है, हम वीडियो बनाते हैं, आप हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक होने वाला है, पर्यावरण अध्ययन के ऊपर हम टॉपिक लेंगे। ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो मैंने बता दिया है, सेक्शन नंबर 3 ऑनलाइन टाइप है ये। ठीक है, क्वेश्चन आपके इसमें भी कितना आएंगे? 30 आएंगे और 30 ही नंबर होंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कुडूज इज द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ ऑप्शन असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, झारखंड। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। तो इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा जल्दी। जल्दी डियर फ्रेंड्स, का आंसर बताइए क्या आएगा। अगर हम बात करें कुड़ू कहाँ के लोग की बोलचाल है, यानी बोलचाल की भाषा है, अगर हम इसकी बात करें। ठीक है, तो देखिए, जो झारखंड के लोग होते हैं, कौन? झारखंड के जो लोग होते हैं, वैसे तो ऑप्शन इसका डी ठीक है। झारखंड के लोगों की जो बोलचाल होती है, यानी उनकी भाषा ये। इसके अलावा ये भाषा भारत के अन्य राज्यों, जैसे आपका बिहार हो गया, ये कुड़ुक जो है ये बिहार में बोली जाती है। ठीक है, बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी हो गई ये, MP। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में भी ये बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी बोली जाती है भाषा ये, और वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी पश्चिम बंगाल में भी ये बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। कौन सी जनजाति के? ओराव। तो पूछ लेता है ये, ओराव जनजाति, ओराव जनजाति, जनजाति के द्वारा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुड़ू कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो झारखंड है यहाँ पे। और आपको बिहार आ जाए तो बिहार भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा और वेस्ट बंगाल भी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। पार करते और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में बाई, यानी बाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। बाई में विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। अगर डिस्टेंस अगर हम देखें तो इसने बोला सबसे पहले 100 मीटर की दूरी। ठीक है, दूरी दक्षिण में, 100 मीटर की दूरी दक्षिण में। तो आपको पता है मेन 4 डायरेक्शन होती है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट, और ये वाला वेस्ट, और ये नॉर्थ। ठीक है, तो दक्षिण में इसने बताया है, दक्षिण मतलब नीचे, नीचे की ओर आएगा ये, और 100 मीटर होगा ये वाला। ठीक है, तो 100 मीटर आपका दक्षिण होगा, और बाई अपने विद्यालय पहुंचता है, मतलब ठीक बाई, इसके ठीक बाई मुड़ जाओ, उधर इधर मुड़ जाओ। ठीक है, ये तो इधर का भी ये कितना होगा आपका? 100 होगा ये वाली दूरी भी। तो ये कितनी होगी आपकी? 100 होगी ये वाली। इसको मान लो आप बाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, तो ये वाली दूरी बता दिया है। सापेक्ष आपका ठीक घर कहाँ पे होगा? हाँ, जल्दी बताओ डियर फ्रेंड्स, कहाँ पे होगा? क्योंकि बाई पर विद्यालय सापेक्ष एक्स पर आपका घर 75 मिनट ठीक पूरब में होगा। ठीक है, पूरब की बात करें ना, तो 65 डिग्री। ये जो होगी कितनी होगी? 75 होगी, तो 75 ही आपकी कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आएगा। कोई रेलगाड़ी
नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 पर स्टेशन छोड़कर 7 जून 2000 को प्रातः 3:15 गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर में है लगभग। बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? किलोमीटर बताना है आपको डियर फ्रेंड्स। और हम बात करें 5 जून 2020 की, 5 जून 2020, ठीक है। और फिर 7 जून 2020, 2020, तो 5 से 6 7 2 दिन का सफ़र हो गया। और इसमें जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4:15 पर चालू हुई थी यहाँ पे, ठीक है, यानी प्रातः, ये प्रातः। और जो ये पहुंची जो 3:15 पहुंची थी, ये 3:15 पहुंची थी डियर फ्रेंड, ये ठीक है, 3:15 पे। तो आपको बताओ 24 तो घंटे हो गए। और यहाँ पे क्योंकि 15 1 घंटा कम रह गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 3 और 4, अगर यहाँ पर 4 होता तो ये भी 24 होते पूरे। तो 3 से 4 1 घंटा कम करो तो मतलब 24 घंटे तो पूरे कर चुकी होगी ये, 24 घंटे ये पूरा कर चुकी है, ठीक है। 24 घंटे प्लस 23 घंटे, तो टोटल कितना हो गया ये? 47 घंटे हो गए। इसको कितना हो गया ये? 47 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये कुल दूरी इसमें दे रखा है। ये तो समय आ गया, क्या आगे निकल गया? टाइम आ गया, ये टाइम 47 घंटे। और आपको दे रखा है क्या? डिस्टेंस दे रखी है, टोटल दूरी दे रखी है आपकी, वो कितनी दे रखी है डिस्टेंस? 2640 किलोमीटर दे रखी है। तो हमको क्या काम करना है? हमको औसत निकालना है, यानी स्पीड निकालनी है। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब आपको जो दूरी दे रखी है वो कितना है? 2640 ये दूरी है, और समय जो है वो 47 है, ठीक है डिस्टेंस। और इससे आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। 56 पॉइंट कितना आएगा? 170 आएगा, ठीक है, 56.170। तो लगभग में जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसका आंसर दीजिए क्या आएगा? बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है? जुलाई से सितंबर तक, या अक्टूबर से दिसंबर तक, या जनवरी से मार्च तक, या अप्रैल से जून तक? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हम बात करें बिहार के लोगों की, किसकी बात करें हम? बिहार के लोगों की अगर हम बात करें, बिहार के लोगों की अगर हम बात करें, तो डियर फ्रेंड्स इनकी जो सबसे अच्छी अवधि होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक चलती है, अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच चलती है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खियाँ अपने अंडे देती हैं। क्या होती है? मधुमक्खी क्या करती हैं? मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसी समय मधुमक्खियाँ काम करती हैं, अंडे देती हैं, तथा मधुमक्खी लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। जब इस टाइम पर लीची के फूल सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, किसके? लीची के फूल। तो उस टाइम पर क्या काम करती हैं? इनके फूलों को चूसती हैं और अंडे देती हैं, ठीक है। तो ये अपने एक छत्ता बनाती है। तो कब से कब तक बनाती है ये? अक्टूबर से और दिसंबर के बीच। ऑप्शन इसका सेकंड बिल्कुल राइट होगा ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इसका आंसर बताओ क्या आएगा जल्दी से। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे साथ यानी एक दूसरे के साथ चिपकने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? बताओ किसने बनाया था? आइजैक असिमोव ने, रोनाल्ड रॉस ने, जॉर्ज मैक्सवेल ने, या ग्रेगोर मेंडल ने? जल्दी बताओ। तो हम बात करें प्रकृति प्रेरणा से लेकर जो वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है।
जैसे आप कहते हैं गोंद हो गई, है ना। जॉर्ज मैक्सवेल ने प्रकृति के से लेकर प्रेरणा लेकर जो वेलक्रो को बनाया था, इसने किसने? जॉर्ज मैक्सवेल ने बनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो गोंद वगैरह होती है पेड़ों पर निकलती है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें चिपका सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स। तो हम बात करें जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर भारत का संघ शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने स्टेट हैं? 28। कितने स्टेट हैं? 28 एंड 20। ये प्रेजेंट टाइम में स्टेट है, ठीक है। और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली और दमन दीप, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि दिल्ली में ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है? बताओ, एल्युमिनियम की खान किस में है? एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइड अगर हम बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, यानी उड़ीसा। भारत बॉक्साइड सबसे बड़ा एक उत्पादक राज्य है भारत का, ये कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर या 8 बिंदुओं पर। बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का आविष्कार किया था। किसने? लुई ब्रेल ने, लुई ब्रेल, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का क्या किया था, ठीक है। तो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। विश्व ब्रेल दिवस ही मनाया जाता है। कब मनाया था विश्व ब्रेल दिवस? विश्व जो वर्ल्ड आपको बनाया था विश्व ब्रेल दिवस, बताओ डियर फ्रेंड, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है ये? 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा, 6 बिंदुओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिनमें जिनमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। मृदा को खोदकर नरम बनाया जाता है। जल्दी बताओ, मृदा को खोदकर नरम बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये तो आएगा ये। और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर या बीज बोना, तो पहले तो मृदा को खोद कर नरम बनाया जाता है, फिर हम बीज बोते हैं, तो सी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या खरपतवार हटाना या प्याज को उखाड़ कर, बताओ। तो खरपतवार हटाना, जो उसकी पपड़ी होती है उसको हटाते हैं, तो डी आएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स, डी आएगा। और क्या बीज बोना तो हो गया ये, प्याज के ऊपर की सूखे पत्ते को काटना या प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो आपको पता है पहले तो प्याज उखाड़ी जाएगी, फिर पत्ते को हटाया जाएगा, तो फिर ई आएगा ये। उसके बाद बी बचा तो बी आएगा ये। तो डियर फ्रेंड्स ये पहले ही ऑप्शन में ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका क्रम लगवाए ए सी डी ई और बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70।
इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा, समतल और ये क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे स्थित है? शिलोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल या शिमला? बताओ कहाँ पे स्थित है ये? भाई सूखा, समतल और क्षेत्र है ये। ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं इसको। हमारे देश में ये एक स्थान है जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। शिलोंग मेघालय में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और नीचे क्या है इसका? लेह लद्दाख। तो हमारे देश में एक स्थान है जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा है और सूखा है। ठीक है, तो ये लेह लद्दाख में। ठीक है, कैसा है ये? सूखा और ऊंचा। सूखा, ऊंचा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है? लेह लद्दाख में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। नीचे दिए गए फसलों यानी फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें से भीतर बीज होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बीज होते हैं। उन फलों को चुनना में जिनमें बीज होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? खीरा जी, खीरे में बीज होता है। करेले में बीज होता है, इसमें भी करेले में बीज है। और जी खीरे में भी बीज होता है, खीरे में बीज होता है। और जी चीकू में बीज होता है, चीकू, चीकू। लेकिन इसमें आलू है, आलू बीज नहीं होता। ठीक है, प्याज में बीज नहीं होता, जैसे प्याज है इसे बीज नहीं आएगा प्याज में। और इसमें क्या है आपका? नाशपाती बीज होता है, भिंडी बीज होता है और टमाटर में होता है। लेकिन इसमें भी आलू आगे, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये आपका सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसे दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोकर सोकर यानी बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। आपको यह पता चल गया, ये जंतु 40 वर्ष तक जीता है और ये उल्टा और 17 घंटे। क्वेश्चन तो यहाँ से बनने आपका, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? स्लॉथ। क्या आएगा इसका? स्लॉथ। स्लॉथ एक ऐसा जंतु है जो भालू जैसा दिखता होगा। ठीक है, स्लॉथ एक ऐसा जंतु है जो भालू जैसा दिखता होगा ये, है ना, परंतु भालू नहीं है ये एक दिन लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों खाता है। तो क्या आएगा? स्लॉथ, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कॉलम ए में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम कॉलम सेकंड में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण में मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है फ्रेंड्स, क्या आएगा जल्दी से? असम। असम बांस के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख पत्थर बनाने के लिए। मनाली। मनाली किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी से ढाल, ये ढालू छतें वाले घर के लिए।
राजस्थान। मिट्टी के घर, डी पहला होगा इसका तो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन तीसरा है ना, ठीक है। ऑप्शन तीसरा ही मैचिंग कर रहा है इसका। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि असम के लोगों का मकान बांस के खंभों पर बने होते हैं जो असम में होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें असम के लोगों की, अगर हम बात करें तो असम के लोग जो बनाते हैं वो बांस के खंभों पर बनाते हैं। तो एक का तो तीसरा आएगा, एक का तीसरा इसमें भी और इसमें भी, दो में इसमें नहीं, ठीक है, दूसरा कट जाएगा। खंभों पर बनाते हैं क्योंकि इनके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है जिस कारण बाढ़ की संभावना होती है, ठीक है। और लद्दाख में क्या बनता है? पत्थर। गुड, दूसरा। बी का दूसरा है इसमें, इसमें पहला है, तो ऑप्शन सी बैठेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस लोगों के यानी जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। बताओ जल्दी से फटाफट। अल्जीरिया या अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया। तो हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति, ग्लोब यानी गोल है बिल्कुल। कैसी है पृथ्वी? गोल है, जिसको हम कहते हैं अंडाकार ऐसे रखे, ठीक है, गोल है ही। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, ये सब सापेक्ष है, ठीक है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रश्नगत दिए गए देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश है अर्जेंटीना, ठीक है। ऑप्शन दूसरा होगा आपका। अगला क्वेश्चन। अपने खेतों से अधिक उपजाऊ उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों का और पीड़कनाशियों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करता है? जल्दी बताओ। केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, या अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बनाएगा, या जुताई और बुआई के लिए उपजाऊ बनाएगा, या अंततः किसी भी फसल के को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा? बताओ। तो अपने खेतों से अधिक यानी उपज प्राप्त करने के लिए कोई जब वहाँ पे किसान होता है वो क्या काम करता है? पीड़कनाशियों का अधिक्य में प्रयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, और ये व्यवहार उसके खेतों की मृदा को अंततः किसी फसल को उगाने के लिए उपयुक्त बनाएगा। तो ये डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह EBS IVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करना है? पौधे, जानवर, या परिवार, पदार्थ, ठीक है, परिवार, दोस्त, ये मित्र भी कहते हैं, भोजन, पानी, यात्रा, यह चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ, काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या आएगा? तो परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा, EBS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से विस्थापित करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें परिवार भी होगा, दोस्ती भी, भोजन, पानी, यात्रा सब कुछ आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? शिक्षार्थियों की पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या हैं? एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम
का चयन करना, या एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, या शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, या एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। बताइए डियर फ्रेंड्स क्या होगा, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है, क्या होता है ये, फाइल होता है, ठीक है, फाइल होता है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों की क्रमबद्ध जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए भी आ जाएगा और सी डी, ए और सी डी ये सभी में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। ईबीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्या ये ठीक है। या ईबीएस पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा एक विषयगत एकीकरण है। या ईबीएस पाठ्यक्रम विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एक एकीकरण है। या ईबीएस पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण का शिक्षक एकीकरण है। बताइए डियर फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको कहते हैं हम एनसीएफ 2005, ठीक है डियर फ्रेंड्स, के अनुसार ईबीएस एक पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण होगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ये वाला डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ईबीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जाती है। परिकल्पना या समालोचनात्मक चिंतन या रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। बताइए कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। तो रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल, ठीक है, रिकॉर्डिंग करवाता है ना। एक ईबीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल के माध्यम से प्रक्रिया कौशल विकसित की जाती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। बताओ डियर फ्रेंड्स। इसके उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। बताओ। नहीं, इसके उपयोग बच्चों के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल नहीं। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये वाली, ठीक है। और ये शिक्षकों की उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है, ये भी ठीक होगा डियर फ्रेंड्स। और यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता, ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो जिसमें बी और सी आ रहे हैं वो ठीक होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा डियर फ्रेंड्स। कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें,
ये शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। ये टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव को प्रदान करना। बताइए डियर फ्रेंड्स कौन सा होगा इसमें। कुणाल ने कपड़ों की बंदिश की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य से शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, स्थानीय भाषा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ये वाला ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महेर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक IEBS शिक्षक के रूप में क्या करेगा? जल्दी बताओ। धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके? नहीं। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापित को तुरंत स्वीकार करने और आगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल तुरंत बात बोल दी इसने। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं क्या बोला इसने। उन्हें उन शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी सहानुभूतियों का जो कहानियां उनकी साझा करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। ऑप्शन, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल करने की ज़रूरत है। यह शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। बताइए डिफरेंस क्या होगा? तो समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है कि समुदाय को अपने बच्चों को सीखने में हिस्सेदारी दे और उन्हें शामिल होने की जरूरत प्रदान करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 84। बताइए। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। पूर्वानुमान या गणना कौशल, आंकड़ों का अभिलेख या अभिनिवेश और सापेक्ष स्थिति की समझ, या भूदृश्यों को खींचने का कौशल। बताइए। तो आरोही जो शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का एक मानचित्र दिखाया, खींचने को कहा उसने, तो ये क्रियाकलाप अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ का विकास करने में सहायक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? बिल्कुल सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? डिफरेंस किसका सिद्धांत नहीं है? विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटन विधियों से परे हो जाए, या परीक्षा को आसान बनाना, या पाठ्यचर्या जो चर्चा होती है स्मृत करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों का तक सीमित न रहे। तो बताइए कौन सा होगा इसका? तो जैसे अगर हम बात करें NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए। यह ज्ञान करना, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटने के तरीकों से हट जाएं। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि वह पाठ्य पुस्तकों से आगे निकल जाए। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन के साथ एकीकृत करना। ठीक है,
तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, तो लेकिन ऑप्शन आपका सी परीक्षा को आसान बनाने का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ईबीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, ठीक है, या अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने में, या आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने में, या आपका आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। बताइए। तो ईबीएस शिक्षार्थियों के आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना होगा, ठीक है, जो तकनीकी भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है स्टूडेंट्स, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5वीं में कहानी है जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए ये खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसके सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईबीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? जल्दी बताओ डियर फ्रेंड्स। शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में, यानी जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में समझने में मदद करना होगा। सही बात है, बिल्कुल इस मदद करना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और क्या होगा इसमें? शिक्षार्थियों को कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करना होगा। कहानी से कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं होगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों की इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ठीक है, ये भी। और आपका विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, बिल्कुल ठीक है, ये भी। तो आपके ये ए बी और सी बी और डी ये ठीक होगा। ए सी डी किस में? बी ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादक के लिए सबसे उपयुक्त हैं? बताओ डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा इसमें से? यात्रा पर श्रव्य या दृश्य शिल्प, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल प्रतिमान, या बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। जल्दी बताइए डियर फ्रेंड्स क्या आएगा? ये थीम जो यात्रा की करने चाहते थे। तो भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव का एक सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यातायात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 89, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ईबीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी एक लड़के के बारे अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? बताओ। आप उसे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रहेंगे, या पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका? बताओ जल्दी से फटाफट। ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो इस विषय को शिक्षार्थियों के साथ अलग में चर्चा करेंगे, ऐसे भी नहीं होगा। उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है जी फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, क्योंकि शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़की के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। तो यही हो जाएगा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है डियर फ्रेंड्स।
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बताइए, खेल और पहेलियाँ ईपीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। क्यों है ये महत्वपूर्ण, बताइए जल्दी से। वे कक्षा की एकाग्रता से विराम प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थी को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं या इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो खेल और पहेलियाँ ईपीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं ये, क्योंकि वे शिक्षार्थी जो अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। तो ऑप्शन बिल्कुल सी इसका राइट होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पसंद आए तो, और हमारा हौसला बढ़ाइएगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आप बस तैयारी करते रहिएगा यूं ही। ठीक है ये फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली ही वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ओके।